नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो भी वीडियोस हैं, यानी कि जो टॉपिक हैं टीजीटी पीजीटी के, उसके कोर्स वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूं। और इसका जो पीडीएफ फॉर्म में मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में भी डालती हूं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से इसका पीडीएफ पा सकते हैं। आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं। डेली प्रैक्टिस प्लेलिस्ट, कोर्स वीडियोस की और एनसीईआरटी वीडियोस की अलग अलग प्लेलिस्ट सारी लगी हुई हैं। वहीं पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है सब्सक्राइब करके ऑल पर अगर क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगी। अदरवाइज़ कोई ना कोई वीडियो स्किप हो जाएगी। और मेरी सारी ही वीडियोस आपके लिए वेरी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये सभी कोर्स से रिलेटेड हैं और प्रैक्टिस भी आपके कोर्स से रिलेटेड होती हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका। हम बहुल कार्यपालिका पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्यपालिका क्या है। तो जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को सरकार के जिस अंग के द्वारा लागू किया जाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। यानी कि सरकार के एक अंग विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो सरकार के दूसरे अंग यानी कि कार्यपालिका के द्वारा उसे लागू किया जाता है। तो ये इसकी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि कार्यपालिका है क्या। यदि कार्यपालिका की उद्भव की बात की जाए तो जब व्यक्तियों के समूह पर शासन करना प्रारंभ किया था, तब कार्यपालिका जैसी कोई संस्था नहीं थी। उस समय बस राजा होते थे, उनके मंत्री होते थे, कानून बन जाते थे, सब कुछ लागू हो जाता था। ऐसा कुछ अलग से कार्यपालिका जैसी संस्था नहीं थी। कार्यपालिका की अवधारणा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बाद ही ठीक से उभर कर सामने आई, जब राजनीतिक विचारों ने माना कि सरकार के कार्यों को विभिन्न अंगों में बांट दिया जाए और सभी अंग अपना अपना कार्य करें। जैसे कि आज के टाइम पर हम देखते हैं, आज के टाइम पर अगर हम देखें कि तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही शुद्ध रूप में फॉलो किया जाता है। यहाँ पर क्या है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, न्यायपालिका न्याय संबंधी कार्यों को देखती है। सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और सभी जो हैं अपना अपना कार्य देखते हैं। और ये मतलब यहाँ पर जो अमेरिका में है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है। यदि हम बात करें कि कार्यपालिका की, तो दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती हैं। जो दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ जो है अलग अलग प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती हैं। कार्यपालिका भी कई प्रकार के हैं, उनके प्रकार हम देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में आप देख सकते हैं कि जैसे कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो ऐसे ही कहीं पर बहुल कार्यपालिका काम करती है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में बहुल कार्यपालिका काम करती है। तो ऐसे ही कई प्रकार की कार्यपालिका हैं जो हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका को समझने से पहले हमें कार्यपालिका के प्रकार जो है संक्षिप्त रूप में देख लेने चाहिए कि कौन कौन से कार्यपालिका जो है कार्य कर रही हैं। जो मेनली महत्वपूर्ण कार्यपालिका के जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो कार्यपालिका के प्रकार में इनको हम अलग अलग आधारों पर हम देख सकते हैं कि किन किन आधारों पर इनको डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदावधि। पदावधि के अगर आधार पर हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा, दो कर सकते हैं, स्थायी और अस्थायी पदावधि, यानी कि पद की अवधि, और या फिर इसको आप कार्यकाल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों भी कह सकते हैं। तो एक हो जाएगा अस्थायी और दूसरा हो जाएगा स्थायी। पदावधि या कार्यकाल के आधार पर दो प्रकार की हैं। तो इसमें आ जाएंगे जो है जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ आ जाएंगे इसमें, और जो स्थायी है इसमें आ जाएंगे नौकरशाह, इसमें नौकरशाह आ जाएंगे। ये अस्थायी क्यों है, इसमें
कार्यपालिका जो अस्थायी कार्यपालिका है, ये इसमें जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में आप समझें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि भारत की शासन व्यवस्था से काफ़ी हद तक आप परिचित हैं। तो स्थायी में कौन आ जाएगा? स्थायी में आ जाएंगे हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब जो है अस्थायी में आ जाएंगे, क्योंकि इनका क्या होता है, इनका निर्वाचन होता है 5 साल के लिए, इनका निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति भी निर्वाचित होते हैं, प्रधानमंत्री भी एक जो है बहुमत दल का जो नेता होता है उसे नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, और मंत्री बेसिकली ये सभी निर्वाचित होकर के आते हैं, बाद में ये प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो इनका निर्वाचन होता है 5 साल के लिए। और स्थायी में क्या होता है? स्थायी में सारी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो आ जाती है। तो ये सभी जो हैं नौकरशाह जो हो जाते हैं, ये सभी आ जाते हैं स्थायी में। क्योंकि स्थायी ये इसलिए होते हैं कि क्योंकि इनका जो है एक बार जब ये उस पद पर आसीन हो जाते हैं तो इनका वह कार्यकाल लगभग भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 60 से 65 साल तक ये काम वहाँ पर करते हैं। 60 से 65 साल की उम्र तक ये काम वहाँ पर करते हैं। तो ये यानी कि पूरा ये स्थायी वहाँ कार्यपालिका है, ये नौकरशाह। और जो राजनीतिज्ञ हैं ये क्या होते हैं कि ये 5 वर्ष के लिए भारत में नियुक्त होकर के आते हैं, तो ये अस्थायी हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। यानी कि भारत का राष्ट्रपति यदि अस्थायी है, क्यों है? क्योंकि अभी वो राष्ट्रपति है, लेकिन अगली बार वो जब फिर उसको 5 साल बाद जनता के सामने जाना पड़ेगा, जनता उसे दोबारा नियुक्त कर सकती है या पदच्युत भी कर सकती है। तो ये अस्थायी हैं। तो ये पदावधि यानी कि कार्यकाल के आधार पर हमने इसका डिवीज़न जो है देख लिया। अब दूसरा देखेंगे हम शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर यानी कि शक्तिधारिता के आधार पर, तो इसमें वास्तविक शक्ति किसके पास रहती है, नाम मात्र की शक्ति किसके पास रहती है, तो इस पर हम देखेंगे। तो शक्ति के आधार पर भी हम देख लेते हैं 2। नंबर 1 जो है वास्तविक कार्यपालिका। एक सेकंड, इसको अलग कलर से कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये मिक्स हो जाएगा, तो इसको हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं ब्लैक से देख लेते हैं। तो जो है शक्ति के आधार पर अगर हम देखें तो पहला हो जाएगा वास्तविक कार्यपालिका, और दूसरा हो जाएगा नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका। तो ये कैसे है कि कैसे इनके पास शक्ति, ये कार्यपालिका कैसी शक्ति को धारण करते हैं, तो इस आधार पे इसका जहाँ पर डिवीज़न हो रहा है। तो हम यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में डिवीज़न करेंगे शक्ति के आधार पर। तो ये जो ब्रिटिश संसद है ये वास्तविक कार्यपालिका है। आप इसके उदाहरण में अगर वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण आप लें तो ब्रिटिश संसद को आप यहाँ पर कर सकते हैं। ब्रिटिश संसद, यहाँ पर इसके पास जो है वास्तविक शक्ति होती है। और इसी तरह अगर हम नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण लें तो नाम मात्र की कार्यपालिका भारत का उदाहरण आप ले सकते हैं और ब्रिटिश का भी उदाहरण ले सकते हैं, जो है ब्रिटेन का भी उदाहरण ले सकते हैं, भारत का उदाहरण भी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखेंगे कार्यपालिका, जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो पैतृक होता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? ये आप ब्रिटेन में देख सकते हैं। पैतृक ब्रिटेन, ये ब्रिटेन में आप देख सकते हैं। वहाँ की महारानी क्या है? ये नाम मात्र की हैं, यानी कि जो मेन वास्तविक सत्ता है, वास्तविक शक्ति है वो संसद के पास, जो ब्रिटिश संसद है उसके पास है। लेकिन जो नाम मात्र की शक्ति है तो वो किसके पास है? जो ब्रिटेन की वहाँ की महारानी है तो उनके पास है। तो वो नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में वहाँ की ब्रिटेन की महारानी हो गई, जबकि वास्तविक कार्यपालिका ब्रिटिश संसद हो जाएगी। इसी तरह अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में क्या हो जाएगा?
कि यहाँ भी नाम मात्र की जो है कार्यपालिका होती है। यहाँ का राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है, सिर्फ उसके दस्तखत होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, ये इनका सबसे हर जगह पर उनका प्रयोग होता है। कोई भी कानून विधि लाभ बन गया तो उसके हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। और लेकिन अगर देखें कि वास्तविक शक्ति किसके पास है, तो जो हमारा प्रधानमंत्री है हमारे देश का, उसके पास जो है वास्तविक शक्ति होती है। तो यहाँ पर लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका ब्रिटेन की भी है और नाम मात्र की कार्यपालिका भारत की भी है। लेकिन ये ब्रिटेन की कार्यपालिका क्या है, पैतृक है, और यहाँ की निर्वाचित है। ये फ़र्क है यहाँ पर। निर्वाचित तो नाम मात्र की कार्यपालिका भी कैसी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, पैतृक और निर्वाचित। ब्रिटेन में क्या है कि जो वंशज होते हैं, जो भी महारानी महाराज सम्राट होते हैं, उनके वंशज जो है आगे उस पद को धारण करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो अगर कोई राष्ट्रपति है तो उसके बाद उनके बेटे या बेटी उस पद को धारण नहीं करेंगे, उनके वंशज उस पद को धारण नहीं करते हैं, बल्कि फिर से कोई नया या वही, अगर उसने अच्छा काम किया है तो जनता उसको भी चुन सकती है, या फिर किसी नए व्यक्ति को बंदा जो ये हमारे भारत की जनता है वो उसको चुन सकती है राष्ट्रपति के रूप में। तो यहाँ पर निर्वाचित है और यहाँ पर पैतृक है, ये फ़र्क हो गया इसमें। अब हम अगला देखेंगे किसके, विधायिका से संबंध के आधार पर देखेंगे हम अगला। तो विधायिका से संबंध के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें भी जो है 2 रूप देख सकते हैं आप। एक जो है संसदीय अध्यक्षीय, इसमें क्या है, नंबर 1 संसदीय और नंबर 2 अध्यक्षीय। ये हो गए जो है विधायिका से संबंध के आधार पर अगर हम विभाजन करें कार्यपालिका का। तो संसदीय कार्यपालिका जो होती है तो इसमें क्या होता है, विधायिका के साथ घनिष्ठ संबंध होते हैं। अगर हम देखें तो इसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं, घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका के ही सदस्य होते हैं और कार्यपालिका में भी होते हैं। तो जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं। इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अगर हम बात करें तो यहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत चलता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है यहाँ पर चलता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पर फॉलो किया जाता है। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसको ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का, और यहाँ पर शक्ति पृथक्करण भी अमेरिका में अच्छे से फॉलो किया जाता है। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, ये क्या है कि ये जो अमेरिका की कांग्रेस है, अमेरिका की कांग्रेस जो है वो, उसको आप संसद जैसे वहाँ की कांग्रेस है वैसे ही यहाँ की भारत की संसद है। यानी कि आप जो कांग्रेस है वहाँ की, अमेरिका की कांग्रेस है, उसे संसद आप बोल सकते हैं। जैसे कि भारत में संसद है वैसे ही वहाँ पर कांग्रेस है। तो जो अमेरिका की कांग्रेस है उसका जो सदस्य नहीं होता है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति होता है वो अमेरिका की कांग्रेस का, जो अमेरिकन कांग्रेस है उसका सदस्य नहीं होता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है कांग्रेस, या आप कह सकते हैं संसद के दोनों सदनों से। वो बिल्कुल जो है इनसे अलग होता है। तो जो अमेरिका यानी कि अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली है उसमें क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फॉलो होता है। और जो वहाँ का राष्ट्रपति होता है यानी कि जो कार्यपालिका होती है, तो वो कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है। जो कार्यपालिका का सदस्य होता है वो कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है। तो ये जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। शक्ति पृथक्करण वहाँ फॉलो किया जाता है और जो वहाँ का राष्ट्रपति होता है वो कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है। तो ये विधायिका से संबंध के आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली होती है इसमें विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होते हैं, जबकि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध नहीं देखे जाते हैं, बल्कि वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है।
आगे हम देखेंगे चौथा जो टाइप ऑफ है वो क्या, उसमें क्या है, संख्या के आधार पे हमने लिया है। तो यहाँ से अगेन हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये सभी सेग्रीगेटेड रहें, मिक्स ना हो एक दूसरे में। तो संख्या के आधार पे देख लेते हैं। पहला क्या है, संख्या के देखेंगे तो एकल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका, ये एकल कार्यपालिका हो गई। और ये सब इनके सबके सामने जो है अस्थायी कार्यपालिका, आप कार्यपालिका लगाते रहेंगे। अस्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, ऐसे ही वास्तविक कार्यपालिका, नाममात्र की कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका। तो यहाँ एकल कार्यपालिका है। एकल कार्यपालिका में जो है आप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को रख सकते हैं। सारी शक्तियाँ जो हैं इसके पास होती हैं और सारी शक्तियों को ये धारण करता है कौन, अमेरिकन राष्ट्रपति। जिस मंत्री को चाहे उसे जो है हटा सकता है, उसे नियुक्त कर सकता है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, तो जब इसका निर्वाचन होता है, इसका निर्वाचन जो है जनता के द्वारा होता है और निर्वाचन होने के बाद ये अपने मंत्रियों की नियुक्त करता है। जिसको चाहता है उसको ये मंत्री पद देता है, मंत्री पद पे नियुक्त करता है और ये हटा भी सकता है। तो यानी कि इसके जो एकल कार्यपालिका है ये, यानी कि एक व्यक्ति के पास पूरी शक्ति जो है केंद्रीकृत है। तो ये एकल कार्यपालिका हो गई। अब हम संख्या के आधार पर दूसरा देखेंगे, बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका ये आज का हमारा टॉपिक भी है, बहुल कार्यपालिका। तो बहुल कार्यपालिका में अगर हम देखें तो जो स्विस कार्यपालिका है यही सबसे शुद्ध, सबसे विशुद्ध उदाहरण है बहुल कार्यपालिका का। और दुनिया में कहीं पर इतना शुद्ध उदाहरण नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में स्विट्ज़रलैंड नहीं होता है, भारत दे देते हैं, ब्रिटेन दे देते हैं। तो भारत और ब्रिटेन शुद्ध रूप ना हो करके लेकिन मिलते जुलते हैं वहाँ पर जो है बहुल कार्यपालिका, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री ये सब क्या होते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनको बहुल कार्यपालिका का नाम मतलब दे सकते हैं अगर वहाँ स्विट्ज़रलैंड नहीं है तो। लेकिन अगर स्विट्ज़रलैंड है तो ऑप्शन आपका शुद्ध और सबसे उपयुक्त जो है ऑप्शन स्विट्ज़रलैंड आएगा। स्विट्ज़रलैंड नहीं है तो आप भारत और ब्रिटेन वहाँ जो भी है उस पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है ये उतने शुद्ध रूप में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा उससे हट करके, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप, आप ये कह सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन भी बहुल कार्यपालिका के उदाहरण हैं। तो ये आप कह सकते हैं। आगे जो बहुल कार्यपालिका है ये स्विट्ज़रलैंड में बिल्कुल शुद्ध रूप में पाई जाती है। लेकिन इस जो स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका है इसकी जो है गठन को, इसके कार्यों को, इसकी जो संरचना को समझने के लिए थोड़ा सा पहले स्विच जो विधायिका है उसको समझ लेते हैं, तो फिर क्या होगा आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम स्विच विधायिका थोड़ा सा देख लेते हैं। जो स्विस मतलब स्विट्ज़रलैंड, यहाँ शॉर्ट में मैं लिखा भी है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड आप यहाँ पर ऊपर हमने फुल फॉर्म में लिख रखा है स्विट्ज़रलैंड, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। स्विस इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पर स्विस भी यूज़ कर रहे हैं। तो स्विस विधायिका अभी हम देखेंगे, जिसको संघीय सभा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, स्विस विधायिका को ही संघीय सभा कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं को घुमा के एग्ज़ाम में एग्जामिनर देते हैं। तो वहाँ पर आप परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। इसीलिए जो कीवर्ड्स हैं वो मैं सारे लिख देती हूँ। तो ये जो स्विस विधायिका है ये क्या है, द्विसदनात्मक है, यानी कि इसके दो सदन हैं। पहला है कौन सा है, राष्ट्रीय परिषद है। पहला राष्ट्रीय परिषद है, जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अच्छा, प्रतिनिधि सभा कब कहा गया, पहले नहीं था, कब कहा गया ये अभी हम बाद में बात करेंगे। और इसमें क्या होते हैं कि इसमें 200 सदस्य होते हैं, 200 सदस्य होते हैं, 200 सदस्य यहाँ पर होते हैं। और सूची प्रणाली के द्वारा इनको जो है नियुक्त की मतलब चुनकर चुना जाता है, जो यानी कि सूची प्रणाली का, इनके चुनाव में सूची प्रणाली को उपयोग में लाया जाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका होता है 4 वर्ष। इनका 4 वर्ष जो है कार्यकाल होता है।
इनका 4 वर्ष कार्यकाल होता है और इसमें 200 सदस्य होते हैं, जो कि हमने बात कर ली है। और इसका दूसरा सदन यदि हम बात करें तो राज्य परिषद है, जिसे बाद में सीनेट रखा गया है। तो इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं 46 इसमें जो है मेंबर्स होते हैं। और ये जो 20 वहाँ पर पूर्ण कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है। कितने हैं देख लेते हैं। 20 वहाँ पर पूर्ण कैंटन यानी पूरे कैंटन है। पूर्ण कैंटन जब मैं कैंटन की बात कर रही हूँ यानी कि ये वहाँ के राज्य हैं, वहाँ की इकाइयाँ हैं, तो ये उन्हें कैंटन बोला जाता है। तो 20 वहाँ के पूर्ण कैंटन हैं, जिनसे 2-2 व्यक्ति आते हैं। कितने आते हैं? 2-2 व्यक्ति आते हैं हर कैंटन से। तो कितने हो गए? 40 हो गए। इक्वल 2-2 आए तो इक्वल 40 हो गए, यानी कि 40 सदस्य जो है यहाँ पर राज्य परिषद में पहुँचते हैं, हर कैंटन यानी कि हर इकाई यानी कि हर राज्य से। और जो 6 वहाँ पर हैं, 6 अर्ध कैंटन हैं। 20 पूर्ण कैंटन हो गए, 6 क्या हो गए? अर्ध कैंटन हो गए। अर्ध कैंटन यानी कि आधे कैंटन जो हैं वो अर्ध कैंटन हो गए। वहाँ से एक एक सदस्य आता है, एक एक सदस्य आता है। तो जब एक एक सदस्य आएगा तो 6 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हुए? 46 जो है यहाँ पर इस राज्य परिषद में सदस्य पहुँचते हैं। और यहाँ पर 200 सदस्य होते हैं, जो कि जितने भी कैंटन होते हैं वहाँ से चुन करके आते हैं। सभी कैंटन से, जो स्विट्ज़रलैंड है उसके सभी कैंटन से ये चुन करके आते हैं। कार्यकाल इनका 4 साल का होता है और सूची प्रणाली के द्वारा ये चुने जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ये भी, सूची प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये हो गया सारा इनका। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि इनका नाम जो है प्रतिनिधि सभा और सीनेट कब रखा गया। तो 1998 में संविधान में जो है संशोधन किया गया। संशोधन किया गया और इस संशोधन में जो है अमेरिका की तर्ज पर जो है राष्ट्रीय परिषद को, यानी कि जो राष्ट्रीय परिषद को प्रतिनिधि सभा और जो राज्य परिषद है यानी तो उसे सीनेट, ऐसे करके इन्होंने ये नाम दे दिए। अमेरिका की तर्ज पर इन्होंने ये नाम इनको दिए हैं। और 98 का जो संशोधन हुआ था उसके बाद याद रखेंगे कि ये उच्च सदन है, यानी कि अपर हाउस, इसे हम उच्च सदन या अपर हाउस बोलेंगे। और ये जो है ये निम्न सदन है, निम्न सदन या लोअर हाउस, निम्न सदन या लोअर हाउस बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे। अब हमने थोड़ा सा स्विस विधायिका को समझ लिया है कि स्विस विधायिका क्या है। यहाँ पर 2 सदन होते हैं और जो है राष्ट्रीय परिषद में 200 सदस्य होते हैं, सूची प्रणाली के द्वारा चुनकर आते हैं। कार्यकाल इनका 4 साल होता है। दूसरा क्या है? राज्य परिषद है, जिसमें सभी राज्यों से, कैंटन से जो है सदस्य वहाँ पर पहुँचते हैं। 20 कैंटन पूर्ण हैं तो वहाँ से 2-2 सदस्य पहुँचते हैं। 6 कैंटन जो हैं अर्ध कैंटन माने जाते हैं, तो वहाँ से एक सदस्य पहुँचता है। टोटल 46 सदस्य वहाँ पर पहुँचते हैं। तो और इनके नामों में परिवर्तन किया गया है 1998 के संशोधन के द्वारा। जो है राष्ट्रीय परिषद को प्रतिनिधि सभा और राज्य परिषद को सीनेट कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं बहुल कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। संघीय परिषद या बहुल कार्यपालिका, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका को संघीय परिषद कहा जाता है और आप इसको बहुल कार्यपालिका भी कह सकते हैं। ये सबसे विशुद्ध उदाहरण है बहुल कार्यपालिका का, जो कि स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। तो संघीय परिषद में क्या होता है कि कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं और सातों के पास एक एक जो है अपना विभाग होता है। सातों एक एक स्वतंत्र विभाग के जो है प्रभारी होते हैं, यानी कि उसके एक प्रकार से अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो और इनका कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का इनका कार्यकाल होता है। यदि हम चुनाव की बात करें कि संघीय परिषद का चुनाव कौन करता है, तो चुनाव में संघीय सभा के संयुक्त अधिवेशन, संघीय सभा, अब देखिए इसलिए संघीय सभा हमने जो है थोड़ा सा आपको बताया, ये रही हमारी संघीय सभा। यानी कि जो स्विस विधायिका है, तो स्विस विधायिका में कौन आता है? दोनों सदन आ जाते हैं ना, राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद, दोनों सदन आ गए।
तो इसको हम संघीय सभा भी बोलते हैं। तो ये संघीय परिषद और संघीय सभा में कंफ्यूज नहीं होना है। संघीय परिषद को बहुल कार्यपालिका बोलते हैं, जबकि जो वहाँ की संघीय सभा है वो क्या है, वो वहाँ की विधायिका है, यानी कि दोनों सदन हैं। तो संघीय परिषद में 7 सदस्य होते हैं, कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। चुनाव कैसे होता है, संघीय सभा यानी कि जो वहाँ की विधायिका है, तो विधायिका के संयुक्त अधिवेशन यानी कि जहाँ पर दोनों सदन एक साथ बैठते हो, एक साथ उनकी बैठक हो, उसमें जो है संघीय परिषद यानी कि बहुल कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसमें कई बार जो है रेफरेंडम का जनमत संग्रह कराया गया, रेफरेंडम कराया गया कि क्या जो है इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाए, तो जनता ने इसको नकार दिया, यानी कि इसके विपक्ष में मतदान किया कि नहीं, जैसा इनका चुनाव हो रहा है वैसा ही होना चाहिए, इसमें जनता के द्वारा चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव कराने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, मतलब जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो इनका इस तरह से चुनाव होता है। अब हम देखेंगे कि स्विस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के बारे में, चुनाव के बारे में जानने से पहले एक फैक्ट यहाँ पर जान लेते हैं कि जो संघीय परिषद के सदस्य होते हैं, यानी कि जो स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका है उसके सदस्य होते हैं, तो संघीय सभा यानी कि विधायिका से नहीं आएंगे। आप ये समझ रहे हैं कि जो वहाँ की कार्यपालिका है, यानी कि संघीय परिषद क्या हुआ, कार्यपालिका हुई, तो जो वहाँ के कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका से नहीं आएंगे। सबसे पहला एक ये फैक्ट है। चलिए हम लिख के बता देते हैं कि संघीय परिषद या कार्यपालिका, आप थोड़ा सुनने पर ध्यान देंगे, मैं लिख भी रही हूँ। संघीय परिषद के सदस्य कहाँ से नहीं आएंगे, संघीय परिषद के सदस्य जो है संघीय सभा से नहीं आएंगे। संघीय सभा यानी कि आप इसको विधायिका बोल सकते हैं। विधायिका, विधायिका में दोनों सदन आ जाते हैं, राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद, तो इससे नहीं लिए जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, कार्यपालिका सदस्य के सदस्य मतलब आवश्यक है कि वो विधायिका के सदस्य भी होंगे, विधायिका से ही आएंगे वो कार्यपालिका में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो संघीय सभा से नहीं लिए जाएंगे, यानी कि जो संघीय परिषद के सदस्य होंगे वो संघीय सभा यानी कि विधायिका से नहीं लिए जाएंगे। ये इसका पहला फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट एक और है, वो भी देख लेते हैं कि एक कैंटन से एक से ज़्यादा व्यक्ति नहीं आएगा। एक कैंटन यानी कि एक इकाई, एक राज्य, कैंटन से एक से अधिक सदस्य नहीं आएगा। एक से अधिक सदस्य नहीं आएगा। किसमें, इस संघीय परिषद में यानी कि बहुल कार्यपालिका में। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें 7 सदस्य होते हैं, सातों की शक्तियां जो हैं बराबर होती हैं, और इन्हीं में से जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन उनकी कोई मतलब कोई खास अलग से शक्तियां नहीं होती, कोई उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। चलिए पहले हम इसके चुनाव को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्विस राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो जो ये 7 सदस्य होते हैं संघीय परिषद के, संघीय परिषद या बहुल कार्यपालिका, संघीय परिषद के जो 7 सदस्य होते हैं, इन्हीं में से यानी कि इन्हीं 7 में से जो है एक राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और दूसरा उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। ध्यान देने वाली बात है, जबकि 7 सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 4 वर्ष का होता है। जो 7 सदस्य होते हैं इन्हीं में से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जब जो 7 सदस्य होते हैं संघीय परिषद के सदस्य के रूप में इनका कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यही संघीय परिषद से चुने जाते हैं, इन्हीं 7 सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। अगला है राष्ट्रपति, अगले वर्ष राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ये देखिए, यानी कि जो व्यक्ति अभी राष्ट्रपति है वो अगले वर्ष राष्ट्रपति उसको चुना नहीं जाएगा। ये वहाँ का जो है एक प्रकार से रीति रिवाज है कि जो राष्ट्रपति अभी है उसको फिर पुनः राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। और राष्ट्रपति क्या है, समकक्षों में से एक, यानी कि जो 7 हैं समकक्ष, यानी कि जो 7 सदस्य हैं उनमें से एक होगा, प्रमुख नहीं होगा, यानी कि वो सबके बराबर होगा।
समकक्षों में बराबर कह सकते हैं, समकक्षों में बराबर होगा, उसकी कोई शक्तियाँ जो हैं अलग नहीं होंगी, ना वो किसी को हटा सकता है, ना वो किसी को नियुक्त कर सकता है, और ना ही उसकी कोई शक्तियाँ होंगी, ना ही वो अपनी डिसीजन किसी पर थोप सकता है, कुछ भी नहीं। और सिर्फ वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहने के लिए उसका एक पद होता है, सम्माननीय पद है वो, कि हाँ ये राष्ट्रपति है, स्विट्ज़रलैंड का राष्ट्रपति है। इसके अलावा उसकी कोई शक्ति में जो है बढ़ोतरी नहीं होती है, कुछ वहाँ पर कोई उसको खास लाभ नहीं मिलता है, सब कुछ इन 7 सदस्यों के बराबर होता है, यानी कि समकक्षों में एक, यानी कि उन सभी के बराबर। और फिर राष्ट्रपति का क्या है काम कि यदि कोई किसी मसले पर जो है मत दिए गए, मत डाले गए, और वहाँ पर कोई जो है मतलब डिसीजन नहीं आया, यानी कि जो है ट्राई हो गया, यानी कि 3-3 मत दोनों तरफ चले गए, यानी कि कोई निर्णायक मत नहीं आया, निर्णायक डिसीजन नहीं आ पाया है, तो ये क्या करेगा, अपना एक वोट जो है इसका जिस तरफ दे देगा वो जीत जाएगा, यानी कि वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा। तो ये अपना निर्णायक मत देता है। राष्ट्रपति जो है क्या करता है कि निर्णायक मत देता है। जब कोई निर्णय अटक जाता है, लटक जाता है, तभी ये अपना मत दे करके उसको, उस निर्णय को, मतलब उस डिसीजन को फाइनल कर देता है। तो इसका निर्णायक मत होता है। नॉर्मली ये जो है मत नहीं देता है। और अगला है कि ये अन्य 6 को हटा नहीं सकता है। तो ये मैंने आपको अभी भी बताया कि ये इसकी कोई शक्ति में बढ़ोतरी नहीं होती है, जैसे सभी अन्य 6 होते हैं वैसे ये भी होता है। तो ये जो है ना किसी को हटा सकता है और ना ही किसी को मतलब नियुक्त कर सकता है। और इन्हीं 7 में से जो है एक राष्ट्रपति चुना जाएगा 1 वर्ष के लिए, और इन्हीं में से एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। तो उपराष्ट्रपति भी इन्हीं में से चुना जाएगा। उपराष्ट्रपति ये भी इन्हीं में से चुना जाएगा। इन्हीं जो है 7 हैं, इन्हीं में से चुना जाएगा। और इनका कार्यकाल इसका भी कितना होता है, कार्यकाल इसका भी 1 साल होता है। 1 साल होता है। सामान्यतः होता क्या है, जो उपराष्ट्रपति होता है तो वो नेक्स्ट टाइम जो है राष्ट्रपति बन जाता है, यानी कि अभी वो उपराष्ट्रपति है, जैसे ही राष्ट्रपति जी महोदय हटेंगे तो ये उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति बन जाएगा, और उपराष्ट्रपति के पद पर कोई और आ जाएगा। सामान्यतः होता है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, हो जाता है ऐसा। और जो है राष्ट्रपति क्या है, मतलब उसी पद से हटते ही दोबारा जो है राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये सब बातें जो हैं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की हैं। तो ये हो गई स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका, यानी कि जैसे अभी तक हमने देखा कि बहुल कार्यपालिका इसको क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि जो 7 सदस्य हैं, ये 7 सदस्यों के पास जो है शक्तियाँ बराबर हैं, और ये सातों सदस्य जो हैं मिलकर के अपना डिसीजन लेते हैं। सातों सदस्य के पास अपने अपने मतलब स्वतंत्र जो है विभाग हैं, जिनके वो मतलब प्रमुख हैं। तो वो सभी सातों सदस्य जो है एक एक विभाग के प्रमुख होते हैं, और ये इक्विवेलेंट हैं, यानी कि मतलब अगर हम इसको मोटे मोटे शब्दों में जानें तो जो सत्ता है, यानी कि जो शक्ति है, इन सातों के पास है। जबकि प्रधानमंत्री यहाँ हमारे भारत में है, कार्यपालिका में बहुत से लोग होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, मंत्री होते हैं, और उसके साथ क्या हो जाता है, ये नौकरशाह हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी हो जाती हैं। तो लेकिन क्या होता है, जो प्रधानमंत्री है उसके पास शक्ति जो है पूरा शक्ति का केंद्रीकरण उसके पास होता है। एक बार राष्ट्रपति जो है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, फिर प्रधानमंत्री मंत्रियों को नियुक्त करवाता है, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है मंत्री नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री के पास पूरी सत्ता होती है उनको हटाने के लिए और नियुक्त करने के लिए, क्योंकि उसकी सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है कार्य करता है। तो अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो सत्ता कहाँ पर है, शक्ति कहाँ पर है, प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का प्रधानमंत्री हो गया, तो शक्ति कहाँ पर है, प्रधानमंत्री के पास है। तो ये हो गई क्या, एकल कार्यपालिका। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये अमेरिका का राष्ट्रपति, एकल कार्यपालिका का अमेरिका का राष्ट्रपति। देखेंगे कि पूरी और पूरी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास जो है निहित है, राष्ट्रपति के पास सारी शक्ति का केंद्रीकरण है।
तो एकल कार्यपालिका का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका का राष्ट्रपति ले सकते हैं। और बहुल कार्यपालिका में तो स्विस से अच्छा शुद्ध रूप कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो है वहाँ पर ये जो 7 सदस्य होते हैं, सातों मिलकर के डिसीजन लेते हैं, सातों के पास बराबर शक्ति होती है, सातों के जो है ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है, कोई ऊपर नहीं होता, कोई नीचे नहीं होता है। सिर्फ राष्ट्रपति एक सम्माननीय पद होता है जो कि जिस पर कि राष्ट्रपति जो है उन्हीं सातों में से एक चुन करके बिठा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो है पटल पर, उसको दिखाने के लिए कि हाँ ये हमारे देश का या स्विट्ज़रलैंड का ये राष्ट्रपति है बस। बाकी तो ये बहुल कार्यपालिका हुई, क्योंकि शक्ति किन के बीच में बटी हुई है, 7। जो वहाँ 7 सदस्य हैं, ये संघीय परिषद के 7 सदस्य हैं, वो बराबर शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हुई बहुल कार्यपालिका। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद करता है, मतलब वो एकल, उसके पास शक्ति का केंद्रीकरण है, वो एकल कार्यपालिका हुई। तो ये है बहुल कार्यपालिका कि वहाँ के जो 7 सदस्य हैं वो बराबर शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये बहुल कार्यपालिका हो गई। और इसका सबसे शुद्ध उदाहरण स्विट्ज़रलैंड में ही दिखता है। तो ये थी जो हमने बात की अभी बहुल कार्यपालिका के बारे में, जो कि स्विट्ज़रलैंड की अनोखी शासन प्रणाली के रूप में देखी जा सकती है। और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और ये टॉपिक आपके जो है कोर्स में भी है, यानी कि सिलेबस है जो उसमें भी है। और हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वो हम सब आपको समझाएं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ।